यूके, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, कनाडा, ये तो सबको पता है। बिल्कुल। लेकिन यूरोप एक लेस एक्सप्लोर्ड, जर्मनी के अलावा, लेकिन यूरोप में ऐसी बहुत सारी स्टेट्स हैं जहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। ठीक है। हमारे यहाँ का एजुकेशन सिस्टम का स्टैंडर्ड और जो यूरोप में एजुकेशन सिस्टम का स्टैंडर्ड है, जो मास्टर्स प्रोग्राम है, उनमें ज़मीन आसमान का फर्क है। उसमें स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज मौजूद होती हैं। ठीक है। कुछ यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक स्कॉलरशिप्स होते हैं जो हर यूनिवर्सिटी आपको फी वेव ऑफ करती है और वो आपको ग्रांट्स मिलती हैं। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। आज फिजियो इंटरनेट पॉडकास्ट सीरीज का न्यू एपिसोड, जिसमें आज हमने क्या देखना है, आज एक इम्पोर्टेंट चीज़ हम देखने जा रहे हैं। आज हम देखने जा रहे हैं लेट्स एक्सप्लोर कंट्रीज जहाँ पे एमएस और पीएचडी अपॉर्चुनिटीज़ हैं फॉर डीपीटी ग्रेजुएट्स के लिए। ये हम मुख्तलिफ टॉपिक हम इस वजह से आज ये वाला देख रहे हैं क्योंकि हम देख रहे हैं ज़्यादातर लोग इन कंट्रीज़ की तरफ नहीं जाते। जैसे यूरोपियन स्टेट्स हैं, बहुत ज़्यादा स्टेट्स हैं, और लोग सिर्फ यूके की तरफ जाती हैं। और आज हमने एक खास पॉइंट जो सर के कहने पर आगे देखेंगे वो होगा साउथ अफ्रीका को हम देखेंगे। और मुख्तलिफ कंट्री आज हमारे साथ ये सारा डीप डिस्कस करने के आज हमारे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर मोहम्मद आतिफ जावेद सर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। सर मैं चाहूँगा कि आप अपना इंट्रोडक्शन करवा दें। जी बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप तशरीफ़ लाए, और एक वेल विशर भी उनकी भी ख्वाहिश थी, तो उस वजह से भी हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं। तो आपने अप्रोच किया, आपका शुक्रिया। और मकसद सिर्फ ये है कि लोगों तक अवेयरनेस पहुंचाई जा सके कि हमारे एक डीपीटी ग्रेजुएट के पास, फ्रेश ग्रेजुएट के पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं मास्टर डिग्रीज के लिए या फर्दर पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज के लिए। अपने आप को मैं इंट्रोड्यूस कर दूं। जी, माई सेल्फ डॉक्टर मोहम्मद आतिफ जावेद। मेरी बेसिक ग्रेजुएशन किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी की है। 2011 का मैं ग्रेजुएट हूँ। उसके बाद मैंने मास्टर्स किया यहाँ से रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से, लाहौर से। और उस वक्त एक प्रोग्राम होता था पोस्ट प्रोफेशनल डीपीटी, वो एक जनरल मास्टर्स प्रोग्राम था, वो किया। देन आई मूव टू नॉर्वे फॉर माई सेकंड मास्टर्स इन एक्सरसाइज फिजियोलॉजी एंड स्पोर्ट्स साइंसेज। I came back in 2017, 18 के स्टार्ट में, और फिर 18 में ही मैंने रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ज्वाइन की। और उसके बाद मैं काम जारी रहा मेरा। मैं पीएचडी में एनरोल हुआ 2021 में। ठीक है। तो उसके बाद से पीएचडी जारी है। और दूसरा ये कि मेरा जो पीएचडी का वर्क है वो ऑलमोस्ट काफ़ी सारा प्रैक्टिकली तो हो चुका है, पेपर वर्क रहता है, वो स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग पे है। स्पोर्ट्स फिजिकल थेरेपी पे है, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग पे है, फास्ट बॉलर्स पे है। तो वो वर्क जो है वो अल्लाह पाक से दुआ है कि कामयाबी अता फरमाए अल्लाह पाक। तो बाकी मेरे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स में एक जो मेरा ज़ाती नौयत का काम चल रहा था वो ये है कि मैं एक बुक लिख रहा हूँ, जो कि इंटेंडेड थी उन लोगों के लिए कि जिनने प्रैक्टिस में कुछ पॉज लिया या ब्रेक लिया। ठीक है। जो रिज्यूम करना चाहते हैं। ठीक है। आई थिंक दैट बुक वुड बी इक्वली गुड फॉर दी फ्रेश ग्रेजुएट्स एज वेल। बल्कि ये फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए एक हेल्पफुल चीज़, अच्छी बुक साबित होगी। अल्लाह पाक से दुआ है कि जल्द से जल्द वो भी कंप्लीट हो जाए। काफ़ी अच्छे से उस पर काम कर रहा हूँ, तो पीएचडी और इसके। सही सर, आपका इंट्रोडक्शन तो हमने दे दिया। हम सबसे पहले आपसे यही क्वेश्चन करेंगे, आपके पास जिस वजह से पहुँचे हैं कि आपके पास जो एक्सपीरियंस है हम वो आपसे लेना चाहते हैं। मैं सबसे पहले आपसे यही क्वेश्चन होगा, हम यूरोप को क्यों देख रहे हैं और कौन सी स्टेट्स हैं जो हम उस पर फोकस करेंगे? अच्छा देखिए जी, डीपीटी ग्रेजुएट्स के लिए आज की जो टॉक है वो डीपीटी ग्रेजुएट्स के लिए इंटेंडेड है। ठीक है। और वो मास्टर्स के लिए कहाँ परसू कर सकते हैं उस पर हम बात करेंगे। बिल्कुल। जो पॉपुलर डेस्टिनेशंस हैं यूके, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, कनाडा, ये तो सबको पता है। बिल्कुल। लेकिन यूरोप एक लेस एक्सप्लोर्ड, जर्मनी के अलावा हम किसी और प्लेस को नहीं जानते। बिल्कुल ऐसा ही है, या स्कैंडिनेविया के अलावा। तो लेकिन यूरोप में ऐसी बहुत सारी स्टेट्स हैं जहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। ठीक है। आप शेंगन वीजा पे जाते हैं तो आपके पास एक ह्यूज अपॉर्चुनिटीज आपके पास खुली हुई होती हैं आपके। अच्छा।
तो यूरोप को एक्सप्लोर करना चाहिए, लेस एक्सप्लोर्ड प्लेसेस हैं। और पहले मैं इसी पे बात करूंगा यूरोपियन कंट्रीज के बारे में। ठीक है। और इसमें अगर देखा जाए तो ईस्टर्न यूरोप को हमें एक्सप्लोर करना चाहिए। अच्छा, ईस्टर्न यूरोप, जिसमें हंगरी, पोलैंड, चेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रिया, ये कुछ स्टेट्स हैं। अगर हम इसे थोड़ा सा नीचे देखें तो स्लोवेनिया है, क्रोएशिया है, माल्टा है, तो ये भी और स्टेट्स हैं। ठीक है। फिर इसके अलावा बाल्टिक स्टेट्स भी हैं जिनमें एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया साथ है। तो इन स्टेट्स को भी हमें एक्सप्लोर करने की जरूरत है। ठीक है। यूरोप के साउथ में देखें तो ग्रीस, साइप्रस, इटली, स्पेन, यहाँ पर भी बहुत सारी बेशुमार अपॉर्चुनिटीज हैं। बिल्कुल। तो हमें इंग्लिश मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन में प्रोग्राम्स चाहिए, मास्टर्स प्रोग्राम, वो यहाँ पे मिल जाते हैं। अच्छा। इन ऑल दीज प्लेसेस नीड्स टू बी एक्सप्लोर्ड। ठीक है, डीपीटी ग्रेजुएट्स के लिए। और अगर आप बाकी यूरोप में देखें तो बेल्जियम में प्रोग्राम्स हैं, नीदरलैंड्स में हैं, डेनमार्क में हैं। तो जितने पैसे आपने लगाकर यूके जाना है उससे तकरीबन आधे पैसों में आप यहाँ पर डिग्रीज कर सकते हैं। अच्छा, इन कंट्रीज में, इन कंट्रीज में, स्टेट्स में आप डिग्रीज कर सकते हैं। फर्क है डिपेंडिंग अपॉन द कंट्रीज कि आप कौन सी कंट्री में परसू कर रहे हैं। ईस्टर्न यूरोप में करेंगे कॉस्ट कम हो जाएगी। अच्छा। साउथ में जाएंगे उससे बढ़ जाएगी। नॉर्थ में जाएंगे स्कैंडिनेविया में या इससे आगे जर्मनी वगैरह जैसी कंट्रीज में देखेंगे, वेस्ट में देखेंगे, ठीक है, तो आपकी कॉस्ट बढ़ती जाएगी। ठीक है, मतलब ईस्टर्न कंट्रीज का ज्यादा कुछ हद तक बेहतर है प्राइस के लिहाज से। जी जी है, सही। सर, ये एक पॉइंट ये भी आपने बता दिया, एक आपने साउथ अफ्रीका का भी जिक्र करना हमने कहा था, तो साउथ अफ्रीका में आप क्यों प्रेफर करना चाह रही हैं? अच्छा, ये अपॉर्चुनिटीज जैसे मैंने यूरोप की बात की ना, इसी तरह एक लेस एक्सप्लोर्ड डेस्टिनेशन साउथ अफ्रीका भी है। ठीक है। तो साउथ अफ्रीका इज ऑल्सो अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन एंड डेस्टिनेशन। अच्छा। हमें इसे एक्सप्लोर करने की जरूरत है। इसमें जोहान्सबर्ग है, उसमें यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरस्टैंड है। ठीक है। और फिर यूनिवर्सिटी ऑफ केप टाउन है, यूनिवर्सिटी ऑफ प्रिटोरिया, स्टेलनबॉश, ये सब यूनिवर्सिटीज हैं। यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। ठीक है। तो हमें इसको भी एक्सप्लोर करने की जरूरत है। हाँ, एक बात मैं बताता चलूं कि यूरोप में या साउथ अफ्रीका में तो आपको अप्लाई करने के साथ कुछ यूनिवर्सिटीज में एवेल्युएशन करवानी पड़ती है, जो कि बड़ी आसान है और आसानी से बासानी हो जाती है। साउथ अफ्रीकन एवेल्युएशन मैंने खुद करवाई, यूरोप के लिए और भी जगहों पे बड़ी बासानी एवेल्युएशन हो जाती है। ठीक है। After you get your degree evaluated, you can easily apply for the admission in master's program over there in all the European states. हर कंट्री का अपना evaluation का एक इंस्टीट्यूट होता है जहाँ पे वो evaluation करवाते हैं। सही। सर, हम बार बार ये जिक्र जो कर रहे हैं यूरोपियन और जैसे साउथ अफ्रीका में, क्यों हम सिर्फ मास्टर के लिए आप बोल रहे हैं, सिर्फ मास्टर के लिए क्यों प्रेफर करना चाह रहे हैं इन कंट्रीज को? अच्छा, मास्टर्स डिग्रीज के लिए मैं इसलिए प्रेफर करवाना चाहूँगा लोगों को या बताना चाहूँगा कि देखें, हमारे यहाँ का एजुकेशन सिस्टम का स्टैंडर्ड और जो यूरोप में एजुकेशन सिस्टम का स्टैंडर्ड है, जो मास्टर्स प्रोग्राम है, उनमें जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा। आई थिंक दिस इज क्वाइट अंडरस्टैंडेबल कि वो लोग हमसे 50, 60, 100 साल आगे हैं। अच्छा। तो वहाँ पे हमें एक तो लैब्स का तजुर्बा नहीं होता। हमें पाकिस्तान में लैब्स नहीं है, बायोमैकेनिक लैब नहीं है, एंड्योरेंस एक्सरसाइज फिजियोलॉजी लैब्स नहीं है, न्यूरो साइंसेज की लैब्स नहीं है और दूसरी लैब्स नहीं है। ठीक है। तो वो लैब्स देखने का, सीखने का, काम सीखने का मौका मिलता है। तो उसके लिए हमें यूरोप जाना चाहिए। यूरोप को बारे में बताने की जरूरत नहीं, उसकी तारीफ की जरूरत नहीं कि वहाँ क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, प्रोस्पेक्ट्स क्या है। तो ये यहाँ पे आप लैब से फायदा उठा सकते हैं, डिफरेंट कनेक्शंस बना सकते हैं, रिसर्च कंसोर्शियम्स हैं उनमें हिस्सा ले सकते हैं, रिसर्च असिस्टेंट के तौर पे काम कर सकते हैं। देयर आर ह्यूज अपॉर्चुनिटी, देयर आर लॉट ऑफ एंड ह्यूज अपॉर्चुनिटीज ओवर देयर। ठीक है। जिनको हम अवेल कर सकते हैं। सही, मतलब इन कंट्रीज में मास्टर्स के लिए इसलिए जाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि हमें यहाँ से जो स्टूडेंट जाता है, ये मैं किसी को डिस्करेज या मोरल डाउन करने की बात नहीं कर रहा। दिस इज रियलिटी एंड वेरी प्रैक्टिकल कि हमारा डिप्टी ग्रेजुएट जब बाहर जाता है तो उसे मास्टर्स करते हुए दिक्कत पेश आ सकती है, क्योंकि वो एडवांस्ड स्टडीज
करते हैं और उनकी लैब्स में काम करने का तजर्बा नहीं होता, तो आप उन जगहों पे जो है वो सीखने पहले जाते हुए आपको मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है। सो प्रोस्पेक्टिव प्लेसेस हैं, लुक्रेटिव और एक खुशहाल फ्यूचर जरूर है, ठीक है। लेकिन मेहनत करनी पड़ती है। सही, मतलब क्या आप क्या ये कहना चाह रहे हैं कि उधर सीखने के मौके बहुत ज्यादा है? मौके ज्यादा है। मास्टर्स के लिए इसलिए कहूंगा कि डायरेक्ट पीएचडी में जाना इज हाईली कम्पिटिटिव। अच्छा, जी, ठीक है। आप समझते हैं कि आपके मुकाबले में एक पोजीशन ऑफर हो, पोस्ट निकली हो, और आपके मुकाबले में जर्मन, डच, फ्रेंच, स्पेनिश या कैनेडियन या ऑस्ट्रेलियन ये लोग आपके मुकाबले में हों, ठीक है। तो क्या आप समझते हैं आप पाकिस्तानी डिग्री के साथ प्रेफर होंगे? मुश्किल है। मुश्किल है। आप हमारा रिसर्च प्रोफाइल और इम्पैक्ट फैक्टर पब्लिकेशंस मुश्किल होती हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट पीएचडी में एक्सेस मुश्किल काम है। ठीक है। आप मास्टर्स के थ्रू या ऐसे मास्टर्स प्रोग्राम जो लीड करते हैं पीएचडी की तरफ या वहां से मास्टर्स करते हैं, तो आपके लिए मौके और राहें खुल जाती हैं पीएचडी के लिए। ठीक है। तो आपको सेटल होने का भी टाइम मिलता है। और स्पेशली ये अपॉर्चुनिटीज जो मैं बता रहा हूँ या बताना चाहता हूँ, ये इंटेंडेड है फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए जो 23-24 इयर्स ओल्ड हैं, जिनके पास अभी स्ट्रगल का टाइम है, जो 3-4 साल गुजार सकते हैं, 2 साल 3 साल गुजार सकते हैं, सिंगल हैं, कुछ जिम्मेदारी या रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है। तो ये उन लोगों के लिए बड़ी एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशंस हैं, इनको एक्सप्लोर करना चाहिए। सही। सर, अब जिस तरह बता रही हैं कि हर बंदा, कुछ लोग होते हैं अफोर्ड नहीं कर सकते, और उस हिसाब से आप कैसे बताएंगे? तो जैसे आप बता रही हैं थोड़ा सा एक्सपेंसिव नहीं है ये कंट्रीज? अच्छा, ये ऐसा है कि कुछ कंट्रीज तो ईस्टर्न यूरोप की ऐसी हैं कि जहाँ पे आप 16-17 लाख रुपए में डिग्री कर सकते हैं। ठीक है। और बाकी आपके एक्सपेंसेस जो हैं वो आप लिविंग कॉस्ट पूरी करने के लिए आपको डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट जो है वो आवर्स अलाउ किए गए हैं, लेकिन ऑन द एवरेज 20 आवर्स पर वीक आपको अलाउड होते हैं काम करने में। तो जहाँ भी ये यूनिवर्सिटी, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जो इंग्लिश मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के साथ प्रोग्राम्स ऑफर करती हैं, ठीक है, वो उनकी उस यूनिवर्सिटी के सबर्ब्स में ऐसा टाउन होता है जो जहाँ पे इंग्लिश स्पीकिंग लोग मौजूद होते हैं। अच्छा, ठीक। ये डिजाइन किया जाता है यूरोप में कि यूनिवर्सिटी ऐसे टाउन में बनाई जाए कि आप स्पेशली जहाँ पे इंग्लिश स्पीकिंग या इंटरनेशनल लोग हों, इंटरनेशनलाइजेशन के मौके हों, तो जॉब्स मिल जाती हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मेहनत करनी पड़ती है। सही। मतलब अपने पाकिस्तान की निस्बत जैसे आपने बता दिया, एक तो सीखने के मौके ज़्यादा है, दूसरा आप एज कंपेयर करें, मगर अगर कोई बंदा ऐसा है जिसके पास इतना सोर्सेज नहीं है, तो मतलब उसके पास कम पैसे हैं, पाकिस्तान से वो करना चाहता है मास्टर्स, तो लेकिन अगर आप उधर का प्रेफर कर रहे हैं तो वो कैसे मतलब कर सकते हैं? अब उसके पास इतना बजट ही नहीं है। जबकि देखें, उसमें स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज मौजूद होती हैं। ठीक है। कुछ यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक स्कॉलरशिप्स होते हैं जो हर यूनिवर्सिटी आपको फी वेव ऑफ करती है और वो आपको ग्रांट्स मिलती हैं। ठीक है। वो तकरीबन 50% तक आपको मिल सकते हैं। ठीक है। वो डिपेंड करता है आपके प्रोफाइल पे, आपके एप्लीकेशन पे, आपकी लक पे। ठीक है। और वो मिल सकते हैं, लेकिन कुछ जो है वो गवर्नमेंट फंडेड, यूरोपियन स्टेट जो है फंड करती है स्कॉलरशिप्स। ठीक है। तो वो भी होते हैं, उनके लिए भी अप्लाई किया जा सकता है। जैसे जर्मनी में स्कॉलरशिप है, DAAD स्कॉलरशिप है, और फिर स्वीडन का स्विस इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप है, स्वीडिश इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप है। बेल्जियम की गवर्नमेंट, बेल्जियम में बहुत मौके हैं और उसमें वहाँ की गवर्नमेंट बहुत सारे मतलब स्कॉलरशिप देती है, और एक मेन स्कॉलरशिप भी देती है जो मास्टर्स को परसू करना चाहते हैं। नीदरलैंड में ऐसा है। तो गवर्नमेंट फंडेड प्रोजेक्ट्स स्कॉलरशिप्स भी हैं और यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक स्कॉलरशिप्स भी हैं। और अगर ये स्कॉलरशिप्स ना भी हों तो आप कुछ ऐसी स्टेट्स को भी टारगेट या एम कर सकते हैं जहाँ पे आपका खर्चा एक साल का 2 से 3 हजार यूरो है। ठीक है। जो कि आपको अल्टीमेटली 5-6 हजार यूरो में डिग्री आपकी हो जाएगी। Okay. लेकिन लेकिन उसके मुकाबले में प्रोस्पेक्ट्स वही हैं जो आपको यूके में मिलेंगे, जो आपको किसी और जगह में मिलेंगे। ठीक है। आपको ECTS, यूरोपियन ECTS की डिग्रीज मिलती हैं, क्रेडिट आवर्स की 120 ECTS की डिग्री मिलती है। आपके पास स्किल सेट होता है और आप जो है
इसको ले जाकर कहीं भी डिग्री को अपनी कैश करवा सकते हैं। मैंने अक्सर देखा है कि जो ईस्टर्न यूरोप से जो लोग डिग्रीज करते हैं वहाँ पे चूंकि जर्मन लैंग्वेज भी बोली जाती है, वहाँ पे प्रेवलेंट है, कुछ पॉपुलेशंस हैं जहाँ पे जर्मन लैंग्वेज बोली जाती है, तो वो आप ईस्टर्न यूरोप से डिग्रीज करके, मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जो बाद में जर्मनी में सेटल हुए। अच्छा, ईस्टर्न में करने के बाद उधर सेटल हो, ठीक है। यूरोप में मोबिलिटी फ्री है, शेंगन वीजा है, आप कहीं भी जा सकते हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ एक स्टेट से जाके दूसरी स्टेट में जॉब करने जाते थे। तो मेहनत जो है वो लाजिम है। सही सर, अब जिस तरह हम स्टेप्स वाइज आगे बढ़ रहे हैं, आपने ये बात तो कर दी कि पाकिस्तान के इक्वल हो सकता है बजट जितना भी बस पाकिस्तान के इक्वल है, तो अगर हम देखें तो इसका क्या क्या प्रोफाइल बनानी चाहिए? प्रोफाइल मेकिंग में हम आते हैं, जब प्रोफाइल मेकिंग में क्या क्या देखा जाएगा सबसे पहले? अच्छा, प्रोफाइल में आपको एक तो पहली बात तो आपका सीजीपीए अच्छा होना चाहिए, ठीक है, 3+ होना चाहिए। देन यू शुड थिंक कि आप किसी यूरोपियन या बाहर की कंट्री में आपको परसू करना चाहिए। मैं अगेन डिस्करेज नहीं कर रहा, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज पे बात होनी चाहिए। आपका सीजीपीए अच्छा हो, 3 से 3.2 से 3.5 तक है, तो आप कहीं ना कहीं यू विल स्टैंड चांस एट सम प्लेस। 3 से above होना चाहिए, ठीक है, ठीक। दूसरा, आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। आइल्स दें, टॉफल दें, या अब और भी इंग्लिश लैंग्वेजेस के टेस्ट आ चुके हैं, पीटीई है और भी बहुत से हैं, लेकिन आइल्स और टॉफल की रिकग्निशन वर्ल्ड वाइड है। तो इन दोनों में से आप सिलेक्ट करें, चूज करें, और जीआरई दे सकते हैं तो दे लें, आपका प्रोफाइल बढ़ जाएगा। आपकी वर्कशॉप्स अटेंड किया करें, सीपीडीज अटेंड, एक प्रोफाइल होना चाहिए आपका। रिसर्च पब्लिकेशंस करें, आपका इम्पैक्ट फैक्टर पब्लिकेशन होनी चाहिए। मेंबरशिप्स लें, इंटरनेशनल मेंबरशिप्स लें, वो आपको रिकग्निशन दिलाती हैं। एवेल्यूएशन करा लें अपनी कहीं की। तो ये ऐसे स्टेप्स हैं। मोटिवेशन लेटर्स या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस अच्छा लिखें, ठीक है। आपके बाज़ औक़ात आपका बैकग्राउंड इतना आपकी हेल्प नहीं करता जितना आपका मोटिवेशन लेटर आपको हेल्प करता है इन सिक्योरिंग एन एडमिशन। अच्छा, ठीक है। तो उसको लिखना, उसको हमें तो वही लिखने का की समझ नहीं होती, तो उसको लिखना ऐसे चाहिए कि आपको एडमिशन मिलने में बड़ी हेल्प हो सके, सही रजिस्टर मिले ना। सर, जिस तरह आपने ये प्रोफाइल मेकिंग में बताया, अब मैं एक बार दोबारा आपसे पूछना चाहूँगा, आप इसका अगर स्टेप वाइज देखें, इजी स्टेप क्या है? सबसे पहले जैसे आप बता रहे हैं कि आपके 3 GB होना चाहिए, इसके लेते हुए 3 से अगर 3 हो गया तो इसके बाद की क्या स्टेप्स आएंगे? अच्छा, इसमें ये एक बात पॉइंट शायद थोड़ा सा मिस हो गया कि कुछ जगहों पे प्रपोजल्स भी मांगे जाते हैं, रिसर्च प्रपोजल। अच्छा, तो वो आपका रिसर्च प्रपोजल जो है वो भी आपको एडमिशन दिलाने में मास्टर डिग्री, जी मास्टर्स डिग्री के लिए प्रपोजल मांगा जाता है, और वो आपको काफी हेल्प आउट करेगा। ठीक है। तो आपके प्रपोजल में जान हो तो आपको एडमिशन मिल सकता है, अगर आपका सीजीपीए कम है या आपके प्रोफाइल में कोई कमी बेशी है भी तो। ठीक है। इसी सेम इज फॉर मोटिवेशन लेटर एज वेल। आपको मोटिवेशन लेटर, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जिसे कहते हैं, और आपका ये प्रपोजल, रिसर्च प्रपोजल, ठीक है, दैट मेक्स यू स्टैंड अपार्ट, अलोन और डिफरेंट, लुक डिफरेंट। ठीक है। सर, वही मैं पूछूंगा कि आप एक स्टेप वाइज बता दें, जिस तरह आपने ये बताया ना, एक स्टेप वाइज बता दें कि आम इंसान के लिए इजी हो सके कि वो। जी मैं बता दूं। जी। अच्छा, सबसे पहले तो पहली रिक्वायरमेंट जो है ना उसी को पूरा करना चाहिए, वो आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी। ओके। उसके लिए मैं गाइड करूंगा लोगों को कि आप खुद चूज करें कि आपने आइल्स लेना है या टॉफल। ठीक है। आपको कौन सा टेस्ट सूट करता है, आप एवेल्युएट करें। आपको जो टेस्ट सूट करता है आप उसमें ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है। एवेल्युएशन का तरीका ये है कि आप सिंपल बुक्स लें, आपको उर्दू बाजार से या कहीं से भी आपको आइल्स की, टॉफल की बुक्स मिल जाएंगी। ठीक है, कहीं से भी ले सकते हैं। आप कहीं से भी अच्छी ब्रांड की बुक लें, वो आपको खुद गाइड कर देंगे ये बुक अच्छी है, ये ले लें। ठीक है। आपको लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग सब के लिए कंटेंट मिलेगा। ठीक है। आप बुक लें, एवेल्युएट करें, पैटर्न देखें। एक का टॉफल का मेरा ख्याल फॉर्मेट 1 घंटे ज्यादा का है,
तो उसमें अटेंशन स्पैन ज्यादा चाहिए होता है। लेकिन मैंने चूंकि खुद जब खुद एवेल्युएट किया था, बुक्स लेके देखा, असेसमेंट की, एनालाइज किया, तो मुझे टॉफल पसंद आया, चाहे उसका टाइम ज्यादा था। ठीक है। सो मैं ये कहूंगा कि आप खुद एवेल्युएट करें कि आपको आइट्स लेना है या टॉफल लेना है। ठीक है। आप एवेल्युएट करें, आपको जो सूट करता है वो आप उसको अटेम्प्ट करें ताकि आप ज्यादा स्कोर ले सकें। ठीक है। फर्स्ट स्टेप आपने बता दिया आइट्स या टॉफल, मेरा इंग्लिश। दूसरा ये कि गेट योर डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड बाय HEC एंड IBCC। ओके। फर्स्ट इसमें 5-6 महीने या 2-3 महीने लग जाते हैं। पासपोर्ट रेडी रखें। जब आप एप्लीकेशन देते हैं कहीं भी तो आपको पासपोर्ट सबसे पहले वो मांगते हैं। ओके। आजकल पासपोर्ट बनने में 3 महीने 4 महीने इतना वक्त तो लग ही जा रहा है। दूसरा ये ज़हन में रखें कि ये फॉर्चुनेटली एक अच्छे टाइम पे ये मीटिंग हो रही है और इंटरव्यू बात हो रही है कि अभी जो इनटेक है सितंबर अक्टूबर या अगस्त का इनटेक है, उसके लिए एप्लीकेशंस अभी खुल रही हैं। ओके। सो दिस इज द बेस्ट टाइम। आप अप्लाई करें, अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करें। ठीक है। बाय द एंड ऑफ मई जुलाई आप सारी एप्लीकेशंस और डॉक्यूमेंट्स और रेडी रखें। आपका ऑफर लेटर भी बाय द एंड ऑफ जून जुलाई आ जाता होता है। ठीक है। तो इन चीज़ों को रेडी रखें और जो मैंने आपको पहले चीजें बताई ये स्टेप्स हैं, इनको फॉलो करें। ओके। डॉक्यूमेंट्स हो गई, पासपोर्ट्स हो गया और डिफरेंट चीज़ें हो गई। अब सर आगे हम जिस तरह हम देख रहे हैं स्पेसिफिक क्या चीज़ें होती हैं, स्पेसिफिक जैसे हम कहा जाए एक बंदा सेलेक्ट कर रहा है कि यूनिवर्सिटी को देख रहा है, वो किस तरह देखे, मतलब कि स्कॉलरशिप एक पॉइंट आपने बताया और दूसरा बगैर स्कॉलरशिप भी अप्लाई किए जा सकते हैं, कैसे? अच्छा, आप यूनिवर्सिटी जब भी देखें तो उसका करिकुलम जरूर देखें। ठीक है। आप देखें कि आपको कौन सा प्रोग्राम सूट करता है। किसी ऐसे प्रोग्राम में एडमिशन मत ले लें कि जिसमें बाद में आपको दिक्कत पेश आए। अच्छा। यूरोप में आपको फिजियोथेरेपी में भी प्रोग्राम्स मिलेंगे और आपको स्पोर्ट्स साइंसेज के ज्यादा प्रोग्राम्स मिलेंगे। ठीक है। उसमें कुछ में बायोमैकेनिक्स लैब्स इन्वॉल्व हैं जिसका हमारा एक्सपोजर नहीं होता। ओके। तो वहाँ पे थोड़ी सी परेशानी पेश आ सकती है। जहाँ पे एंड्योरेंस या एक्सरसाइज फिजियोलॉजी लैब्स है वहाँ पे परेशानी पेश आ सकती है। ठीक है। जहाँ न्यूरो साइंसेज की लैब्स है वहाँ पे आपको थोड़ा सा मसला पेश आ सकता है। तो आप देखें करिकुलम और करिकुलम देख के प्रिपेयर्ड हो के आपको अप्लाई करना चाहिए। तो करिकुलम जो है ना, दिस इज द मेन थिंग। आप जहाँ भी जाएं अप्लाई करें, उसका करिकुलम देखें। बाकी यू नीड नॉट टू वरी अबाउट द रैंकिंग ऑफ द यूनिवर्सिटीज। ठीक है। इफ इट्स अ यूरोपियन यूनिवर्सिटी और साउथ अफ्रीकन यूनिवर्सिटी, उसकी रैंकिंग अच्छी होगी। ओके। मतलब उसके लिए कोई वो नहीं है कि हाँ, इस चीज का ध्यान रखें कि गवर्नमेंट की स्टेट की यूनिवर्सिटी है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी नहीं है, और ऐसा बहुत कम होता है। साइप्रस में एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो प्राइवेट है या दूसरी जगहों पे, अदरवाइज जो है ना सारी स्टेट्स की यूनिवर्सिटीज हैं, गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज हैं, पब्लिक सेक्टर की हैं। ठीक है। हाँ जी। इजी वे इनका यही है कि गूगल से ही फाइंड किया जाए। गूगल से कर सकते हैं, कोई एजुकेशनल कंसल्टेंट आपकी हेल्प कर सकता है, या ऐसा बंदा जिसका एक्सपोजर है। तो अभी तक तो मैं लोगों को वक्तन फवक्तन गाइड करता रहा हूँ। तो ये भी एक पब्लिक सर्विस मैसेज है। तो लेकिन ये है कि आप इसको परसू कर सकते हैं और आप किसी भी कंसल्टेंट, या वैसे कम है कंसल्टेंट जो आपको डीपीटी के बारे में बताएं या फिजिकल थेरेपिस्ट। ठीक है। ज्यादा लोग वो ही सोलिसिटर या जो लीगल कंसल्टेंट्स हैं वो होते हैं, वीजा कंसल्टेंट्स होते हैं जिनका यूके, कनाडा, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड इनका एक्सपोजर होता है। सही। तो यूरोप और इन प्लेसेस का डीपीटी ग्रेजुएट होने का एक्सपोजर जिसका हो, आप उसे कंसल्ट कर सकते हैं। सही। मतलब अगर कोई ऐसा बंदा है कि कहता है मैंने सब कुछ खुद ही करना है, मैंने कंसल्टेशन जाना ही नहीं है, कंसल्टेशन किसी से लेनी ही नहीं है, मतलब आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। मैंने खुद किए। ठीक है। लेकिन मुझे सीखने में 3-4 साल लगे। मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि मैं हर साल कोई 8-10 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करता था। ओके। मैं तीसरे साल जाके एडमिशन हुआ, बट इवेंचुअली आई बिकेम सक्सेसफुल। मतलब हो सकता है कंसल्ट हो सकता है। आपको ये नहीं पहली चीज ये नहीं समझ आती कि आपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस कैसे लिखनी है, मोटिवेशन लेटर कैसे लिखना है। ठीक है। मतलब किसी गाइडलाइंस की जरूरत होती है। जी जरूर गाइडेंस की जरूरत होती है। सर एक बार आपने बताया था कि ये आइट्स टॉफल का बता दिया, और अगर कोई ऐसी कंट्री है जहाँ पे वो सिर्फ अपनी लैंग्वेज ही मांगते हैं, अदर लैंग्वेज, मतलब जैसे जर्मन में जर्मन होती है, वैसे इंग्लिश चलती है, लेकिन दूसरी लैंग्वेज का आप क्या कहेंगे?
दूसरी लैंग्वेज? अच्छा, लैंग्वेज बैरियर जो है ना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूरोप में लैंग्वेज बैरियर है। ठीक है। तो मैं उसमें ये कहूँगा कि आपको जो ये 4-5 कंट्रीज या डेस्टिनेशन मैंने गिनवाई है ना, यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इनके अलावा आप कहीं भी जाएंगे आपको नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज है, आपको लैंग्वेज बैरियर फेस करना पड़ेगा। ठीक है। लोग जापान जाते हैं, लोग कोरिया जाते हैं, लोग चाइना जाते हैं, बिल्कुल। ठीक है, लोग रशियन स्टेट्स में जाते हैं जिसका मैंने तस्करा नहीं किया। तो ऐसी तमाम जगहों पे जाते हैं जहाँ पे लैंग्वेज, लैटिन अमेरिका में भी जाते हैं लोग जाने को, वहाँ भी अपॉर्चुनिटीज है, लेकिन मैंने आज उन पे बात नहीं की। ठीक है। तो लैंग्वेज बैरियर तो मिलेगा, एंड आई थिंक टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज इज ऑलवेज अ फन। बिल्कुल। आप इसको, आप नए कल्चर में घुलना मिलना, नई जुबान सीखना, इट्स हेल्दी एंड वेरी पॉजिटिव एक्टिविटी। बिल्कुल। तो आपको जरूरत पड़ती है लैंग्वेज की, जर्मनी में जाएंगे जर्मन लैंग्वेज सीखेंगे, लेकिन आपका इंटरनेशनल मास्टर्स प्रोग्राम में इंग्लिश मीडियम में आपका प्रोग्राम हो जाएगा, आप पढ़ सकते हैं। फिर चाहे आपने स्टे करना तो वहाँ की लैंग्वेज सीखे, नहीं तो वापस आ जाएं, लेकिन लाइफ में वंस जाना जरूर चाहिए अब्रॉड। ठीक है। इससे आपका पर्सनल प्रोफेशनल स्पेक्ट्रम ब्रॉड होता है। सही। तो आप, दुनिया इतनी वसी है, आपका दुनिया को देखने का, समझने का, जिंदगी का मतलब समझ आने का, और बहुत सारी ऐसी बातें आपको खुल के समझ आ जाती हैं। तो मैंने खुद महसूस किया कि या तो आप अब्रॉड जाने के बाद आप या तो अल्लाह के बहुत करीब हो जाते हैं, या उससे थोड़ी सी दूरी आ जाती है। अच्छा। तो उन दोनों सूरतों में मेरा ख्याल है दुआ करनी चाहिए कि अब अल्लाह के करीबी वाला रास्ता हमें मिल जाए। ठीक है। तो बहुत कुछ चीजें समझ आती हैं, जब चीजें समझ आती हैं तो इंसान की इंटरनल सेटिस्फेक्शन अचीव होती है। सही। सर एक बात तो ये होगी, दूसरी बात मैं दोबारा से वही रिपीट करने वाली बात है कि एक मुझे ये बता दें यूनिवर्सिटीज़ की फंडिंग्स के बारे में, ठीक है, और दूसरा जो ना स्कॉलरशिप्स, और तीसरा जो ना फ़ी का, जो ट्यूशन फ़ी होती है उनका मुझे बता दीजिए ताकि एक कैलकुलेशन में आ जाए बात। अच्छा, ऐसा है कि देखें, जो ट्यूशन फी जिन कंट्रीज में, कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे नहीं है, ठीक है, जैसे जर्मनी में नहीं है, और वहाँ पे 15-20 स्पोर्ट्स साइंसेज के प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, बहुत ही अट्रैक्टिव प्रोग्राम्स हैं, मैं समझता हूँ जिन्हें। तो एक 23-4 ईयर ओल्ड को उनको परसू करना चाहिए। ऑल यू नीड टू कैरी अलॉन्ग विद यू इज 26 or 30 lakh rupees, which is for your living expenses. ओके, मतलब अकोमोडेशंस के, वो अकोमोडेशन, फूड, ट्रैवल, ऑल सब कुछ जो है ना वो आपका उसी में आता है। ठीक है। और मेरा ख्याल है हमारे एक्सपेंसेस जो है ना वो बियर नहीं पीनी, आपने कुछ पार्टिंग नहीं करनी, कुछ और चीजें नहीं कि आपने ऐसे कामों में इन्वॉल्व होना, सिर्फ ट्रैवल का खर्चा रखें तो बड़ा आसानी इतने पैसों में गुजारा हो जाता है। ठीक है। ये आपने डिपॉजिट करवाने होते हैं वहाँ पे, और फिर उसी को रिप्रोड्यूस करना होता है इन द सेकंड ईयर, ठीक है, टू शो योर सस्टेनेंस। और लेकिन ये है कि आपको एक बार इतने पैसे 30 लाख रुपया, इतनी तो इन्वेस्टमेंट आप डीबीडी पे कर देते हैं। तो लेकिन एक इससे बेहतर है कि यूके में 60-70 लाख रुपए की डिग्री की जाए और लिविंग एक्सपेंस भी उसका 40-50 या इतना लाख ऊपर हो और 1 करोड़ तक बात पहुंच जाए, तो उससे बेहतर नहीं है कि आप 30-35 लाख रुपए में एक उससे कहीं ज्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटी अवेल कर लें। सही। सर ये 30-35 लाख की आप बात कर रही हैं, क्या बैंक स्टेटमेंट शो करवानी है, क्या करवाना है ये? जी, ये इसमें भी ऐसे है, स्कैंडिनेविया में, नॉर्वे में ऐसे है, स्वीडन में ऐसे है। आपको अपने अकाउंट में पैसे देने हैं, वो आप ही के पैसे होते हैं जो आप मंथली रिलीज होते हैं आपको। ओके। तो या फिर आप उसको जैसे भी इस्तेमाल करना चाहें तो ये पैसे उसी तरह से आप खर्च कर सकते हैं, आप ही के होते हैं, आपके लिविंग एक्सपेंस है और कुछ फी कोई नहीं है आपकी। सही। मतलब ये डिग्री ही 60-70 लाख की होती है जो इन कंट्रीज में फ्री है। सही। वो अपने फिनलैंड में, स्वीडन में, नॉर्वे में, जर्मनी में, हाँ बाकी जगहों पे फी है। और जहाँ पे स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटीज पे देखनी चाहिए, स्पेशली गवर्नमेंट फंडेड स्कॉलरशिप्स को टारगेट करना चाहिए। जैसे आप ऑसेड को तो करते हैं, फुलब्राइट को करते हैं, इधर भी इनके गवर्नमेंट फंडेड स्कॉलरशिप्स होते हैं, आपको उनको टारगेट करना चाहिए, उसमें बड़ी सारी अपॉर्चुनिटीज है। सही। स्विस गवर्नमेंट के और स्वीडिश गवर्नमेंट के हैं, जर्मन गवर्नमेंट के हैं, तो ये स्कॉलरशिप्स हैं, लोगों को मिलते भी हैं। सर अभी जैसे आपने बात की, कुछ आपने कहा फ्री है, और ये आपने बात की कि इतने अमाउंट होने, लो कॉस्ट बजट कंट्रीज भी हैं जिनमें ईस्टर्न यूरोप का मैंने तस्करा किया। ठीक है।
सर इतना बजट आप जो कह रही हैं, इतना बजट होना चाहिए, तो मतलब अगर किसी को, मैं वही सवाल दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अगर किसी के पास अगर इतना बजट नहीं है, आपने अगर कार लिविंग कॉस्ट के उसके पास इतने चार्जेस नहीं है, तो फिर वो कैसे परसू कर सकते हैं बाइक की तरफ? ओनली चांस टू ऐसी सूरत में जो एक वाद रास्ता है इज टू लुक फॉर स्कॉलरशिप्स। ठीक है, और अपना प्रोफाइल बेहतर बनाएं और आपको मिल भी जाते हैं। ओके, लेकिन वही बात है, इफ यू स्टैंड आउट एंड इफ यू स्टैंड अपार्ट फ्रॉम अदर्स एंड डिफरेंट, और आप लगते हैं आप, तो फिर ही आप किसी ना किसी तरीके से आएंगे, और हो भी जाता है। मैंने जो तरीके बताए, अपनी मेंबरशिप्स लें, एवैल्यूएशंस कराएं। जैसे मैं यूरोपियन कॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स साइंसेज का मेंबर हूँ, तो आप इस तरह की यूनिवर्सिटीज की आप मेंबरशिप्स लें, रिकग्निशन लें, आपको जो स्टेप्स बताए वो करें, आप यू विल गेट एडमिशन। पॉसिबल है, कहीं भी किसी ना किसी जगह पे तो मिल ही जाएगा। आप 10-15 जगह पे अप्लाई करें, ऐसा नहीं हो सकता कि आपको किसी एक जगह से भी ऑफर लेटर ना आए। सही, मतलब ये पॉसिबल है कि आपका विदाउट एनी कॉस्ट हो सकता है। सर अभी जिस तरह जो बातें चल रही हैं हमारी, कि एक मास्टर की तो बात हम बता रहे हैं, मास्टर के पीएचडी के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं? पीएचडी के लिए आप बता दें स्पेसिफिक। अच्छा, पीएचडी के लिए एडमिशंस काफी कंपेटिटिव है, पोजीशंस निकलती हैं, पीएचडी की पोस्ट निकलती हैं, तो उसमें तो दो रास्ते हैं। या तो आप अपना कोई प्रपोजल लिखें और किसी यूनिवर्सिटी को अप्रोच करें कि मैं इस पे, मेरे इंटरेस्ट का प्रपोजल है, मैं ये लैब्स चाहिए और मैं ये परसू करना चाहता हूँ, तो या तो वो बन जाए, जो कि एक मुश्किल रास्ता है। ठीक है, क्योंकि उसमें आपको आपकी जो इक्विपमेंट और लैब्स आपको चाहिए वो डिपेंड करता है कि वो जिस डेस्टिनेशन पे आप जाना चाह रहे हैं वहां पे मौजूद है कि नहीं है। ठीक है। दूसरा जो आसान रास्ता या जो निस्बतन आसान है या जो प्रॉपर तरीका वो यही है कि रिसर्च ग्रुप्स होते हैं, वो अपने पीएचडी प्रोजेक्ट्स ग्रांट्स विन करते हैं और उनमें प्रोजेक्ट्स चलाते हैं, एक्सटेंसिव कोहॉर्ट स्टडीज होती हैं, उसमें पीएचडीज निकलते हैं। तो उन पीएचडीज को आप टारगेट करें, उनके सुपरवाइजर्स जो एनलिस्टेड है वेबसाइट पे उनको पढ़ें, उनके रिसर्च इंटरेस्ट को देखें, ओके, और उनके रिसर्च इंटरेस्ट के मुताबिक कोशिश करें कि प्रपोजल बनाएं। उनके लैब्स में इक्विपमेंट एनलिस्टेड देखें, उस इक्विपमेंट के मुताबिक प्रपोजल बनाने की कोशिश करें। ठीक है, देन यू विल स्टैंड अ चांस समवेयर। मतलब पीएचडी के लिए आप ये कहना चाह रहे हैं उसके लिए एक रिसर्च प्रोफाइल होनी चाहिए आपकी? प्रोफाइल तो पहली बुनियादी जरूरत है ना जी, उसके बाद वर्कआउट करके प्रॉपर जगहों पे अप्रोच करें एंड देन होप फॉर द बेस्ट। मतलब आप ये बताएंगे कि रिसर्च के लिहाज से, अगर कोई जैसा बताया रिसर्च के लिहाज से किस तरह से, मतलब किस जर्नल्स में, उनको ये भी आप वाज़ेह कर दें कि आम जर्नल्स में नहीं पब्लिकेशन होनी चाहिए, पब्लिकेशन भी इंटरनेशनल जर्नल में हो, इंटरनेशनल यूरोपियन जर्नल्स में आपकी पब्लिकेशन हो। सही, तो जो कि तकरीबन अच्छी पब्लिकेशन भी है, किसी ब्रिटिश या यूरोपियन जर्नल में भी करनी है तो 7-8 लाख रुपए 6 लाख रुपए लग जाते हैं। ठीक है, सो बेहतर नहीं है कि आप मास्टर्स डिग्री में एडमिशन लें और सही, मतलब वहीं के रिसर्च प्रोड्यूस करें, वहीं आप रिसर्च पब्लिश करें और आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। अपॉर्चुनिटीज वहीं पे क्रिएट। जब आप मास्टर्स वहां से करते हैं तो फिर आपके पास भी तो यूरोपियन डिग्री है ना। बिल्कुल बिल्कुल सही है, मतलब वहीं पे बैठ के आप पीएचडी के लिए अपॉर्चुनिटी आपको जिंदगी की समझ आ जाती है, लाइफ वहाँ कैसे गुजरती है, कैसे सरवाइव करना है, तो आपको उन चीजों की समझ आ जाती है, तो आप वहाँ पे आपके लिए सस्टेन करना, अपने पाउंड जमाना आसान हो जाता है। ठीक है सर, हमारे क्वेश्चन तो एंड होने वाले हैं, लेकिन मैं अब ये पूछूंगा कि उधर हम गए हैं, ठीक है, पहुंच गए हैं उधर, क्या चैलेंजेस आते हैं हमें एज पाकिस्तानी मुस्लिम, जिस तरह बाकी भी हैं, इनको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं वहाँ पे? चैलेंजेस देखें नहीं, हम बुनियादी तौर पे तो हम मुस्लिम्स हैं, ठीक है, तो कुछ हमारी लिविंग से, कल्चर से डिफरेंट होता है, तो कुछ चैलेंजेस तो पेश आते हैं। ठीक है, जिसमें सबसे बड़ा चैलेंज वहाँ के फूड का है। अच्छा, यूरोप में आप कहीं जाएंगे तो आपको फूड, हलाल फूड का मसला पेश आएगा। कुछ कंट्रीज में जहाँ मुस्लिम कंसंट्रेशन हैं तो वहाँ पे तो आसानी रहती है। ठीक है, जहाँ पे मुस्लिम कंसंट्रेशन कम है वहाँ पे थोड़ा सा मसला आपको हलाल फूड का हो सकता है। ठीक है, तो हम तो फूड जब ग्रोसरी करने जाते थे तो उसमें बाकायदा फूड कोड्स पढ़ा करते थे कि ये हलाल है, हराम है, गाइड करने के लिए कम लोग मौजूद थे इधर। तो लेकिन ये कि अगर आपको किसी ऐसी डेस्टिनेशन पे जाएं, आप सर्च करें पहले फेसबुक ग्रुप्स, लिंक्डइन, ये वो, आप इनको सर्च आउट करें, देखें वहाँ मुस्लिम या पाकिस्तानी पॉपुलेशन मौजूद है। जब आप वो देखेंगे तो उनसे कनेक्ट करें, उनसे पहले, जाने से पहले उनसे कनेक्ट करें। ओके,
तो आप उनसे कनेक्ट करेंगे, काफ़ी हेल्प आउट मिलेगी और लोग मौजूद होते हैं जो हेल्प करने को तैयार होते हैं। ठीक है। तो वो आपको गाइड भी करेंगे, बताएंगे भी। तो अगर ऐसा कोई आपको रहनुमा या कोई बुरादराना तौर पे कोई अच्छा मुखलिस दोस्त मिल जाता है या भाई मिल जाता है तो वो आपको गाइड भी कर सकता है सही। कि ये ब्रांड्स ले लें, ये हलाल है, ये हराम है। वो आपको ये चीज़ें आसानी से बता देगा, गाइड कर देगा कहाँ जाना है, वीज़ाज के प्रॉब्लम्स बता सकते हैं। तो ये सारी मामले। एक चैलेंज है ये फूड का, दूसरा क्या चैलेंज होगा? दूसरा मेजर तो यही है। दूसरा ये कि आपको ये देखना चाहिए कि मुस्लिम सेंटर्स होते हैं वहाँ पे कनेक्ट करें उनसे। ओके। आप जिस भी सेक्ट से बिलोंग करते हैं, मुस्लिम सेंटर्स आपके लिए एक बड़ा सपोर्ट होते हैं। तो कोशिश करें कि मुस्लिम पॉपुलेशन को ढूंढें। ओके। पाकिस्तानी पॉपुलेशन नहीं मिलती तो मुस्लिम पॉपुलेशन को ढूंढें। तो वो दुनिया में कहीं से भी हो तो है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती, तो वो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिल्कुल मौजूद रहता है। तो ये ढूंढना चाहिए। सही। हाँ जी। और दूसरा आपको हेल्थ इंश्योरेंस, वीज़ा कंसर्न्स होते हैं, वो भी आपको कोई कंसल्टेंट गाइड कर सकता है। ठीक है। आपको हेल्थ इंश्योरेंस करवानी होती है, ये कुछ स्टेप्स हैं जो पता होने चाहिए। नॉर्वे में जैसे जहाँ मैं गया था वहाँ मेरे जो स्टडी वीज़ा था उसी में हेल्थ इंश्योरेंस कवर्ड थी। अच्छा। तो मुझे अलग से इंश्योरेंस नहीं करवानी पड़ी। तो हर जगह के जो मामलात हैं वो थोड़े डिफरेंट हैं, लेकिन ये कि यूरोप में शेंगन वीज़ा होता है और आपकी मोबिलिटी फ्री होती है, आप घूमे फिरे, लाइफ टाइम एक्सपीरियंसेस होते हैं। ठीक है। मतलब आपने यही बताया कि मेन चैलेंज वहाँ पे फूड का आता है, और दूसरा जैसे आपने पहले बताया दूसरा लैंग्वेज बैरियर होता है, थोड़ा वो वक्त के साथ साथ मैनेज सीख जाते हैं। इट्स ऑलवेज फन टू लर्न लैंग्वेज। कोई ऐसा कोई चैलेंज नहीं है जिससे हम कहें कि बस? नहीं, और कोई चैलेंज नहीं है। एक चैलेंज जिस पे आपको तवज्जो करनी चाहिए, हलाल फूड पे एक तवज्जो करें, और दूसरी तवज्जो जिस पे करनी चाहिए वो पढ़ाई है। क्योंकि यू विल हैव अ टफ टाइम इन इनिशिएटिंग और स्टार्टिंग योर स्टडीज, दैट्स फॉर श्योर। अगर आप यहाँ के डीपीटी ग्रेजुएट हैं तो आपको एक वक्त में थोड़ी सी दिक्कत तो पेश आएगी। अच्छा। तो आपको एक्स्ट्रा आवर्स लगा के पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है। सही। सर अब आप क्या टिप्स देना चाहेंगे कोई बंदा अगर बाहर के लिए अप्लाई करना चाह रहा है तो अपनी प्रोफाइल को कैसे एनहांस करे? जी, ये वैसे मैं काफ़ी सारी चीज़ें तो बता चुका हूँ। प्रोफाइल को एनहांस करने के लिए अगेन मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ कि एक तो अपनी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी रखें। आपको ये दुनिया में, ज़िंदगी में बहुत फ़ायदा देगी। ठीक है। इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज बन चुकी है, तो उसकी एक हकीकत है, मुसलमान हकीकत है, इसको मान लेना चाहिए। या कोई भी और भी इंटरनेशनल लैंग्वेजेस हैं, सो न्यू लैंग्वेजेस सीखने में कुछ झिझकना नहीं चाहिए। अच्छा। चाहे वो फ्रेंच हो, चाहे वो आपके कनाडा में काम आ जाए, फ्रांस में काम आ जाए, या जर्मन है तो नेबरिंग कंट्रीज में काम आ जाए। आपको नई जुबान सीखते हुए झिझकना नहीं चाहिए। ये मेरा मशवरा। सही। मतलब आपने ये टिप दी कि आपको इंग्लिश और बाकी चीज़ों में फोकस करना चाहिए। इसके साथ एक और टिप मैं चाहूँगा कि रिसर्च के लिए आप क्या टिप देंगे? अगर कोई अभी रिसर्च कर रहा है तो उसके लिए आप क्या? अच्छा, रिसर्च के लिए कुछ जहाँ भी डिफरेंट ऐसी यूनिवर्सिटीज को भी चूज करें जहाँ पे रिसर्च कंसोर्शियम या ग्रुप्स बने हुए। ओके। जहाँ पे जैसे मैं जिस यूनिवर्सिटी में था, नॉर्वेजियन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी NTNU, तो वहाँ पे एक बड़ा ही जबरदस्त कार्डियक एक्सरसाइज रिसर्च ग्रुप बना हुआ। तो उसको जब हमने एक्सप्लोर किया, जब मुझे पता लगा कि वहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं, स्पोर्ट्स साइंटिस्ट भी हैं, जेनेटिक्स के स्पेशलिस्ट भी हैं, मोलेकुलर बायोलॉजिस्ट भी हैं, न्यूट्रिशन वाले भी हैं, एक्सरसाइज फिजियोलॉजिस्ट भी हैं, बायोमैकेनिक एक्सपर्ट भी हैं। तो वो इंटर डिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन के साथ वर्क करते हैं। ठीक है। तो ऐसे कंसोर्शियम्स में देखें, वहाँ बेतहाशा अपॉर्चुनिटीज हैं जो आप वहाँ पे अवेल कर सकते हैं। ठीक है। अगर आपको मौका मिले तो उस मौके को ज़ाया नहीं करना चाहिए और उनको ज़रूर अवेल करना चाहिए। ठीक हो गया। सर एक मैं पूछूंगा, अगर कोई आपसे कंसल्ट करना चाहता है तो उसके बारे में थोड़ा सा गाइड कर दें। देखिए नहीं, अभी तो ये पब्लिक सर्विस के लिए एक मैसेज ही था एक। बिल्कुल। और ये इंटेंशन भी यही है कि लोगों की तवज्जो दिलाई जाए लेस एक्सप्लोर्ड प्लेसेस की तरफ। बिल्कुल। जो जहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, मैं चाहता हूँ कि हमारे पाकिस्तानी हम जाएं, मौके अवेल करें, फ्लरिश हो।
लेकिन ये है कि आप मुझसे कोई गाइडेंस लेता है, मैं गाइडेंस देने को तैयार हूँ। ठीक है। लेकिन अगर मुझे लोग अप्रोच करते हैं और कुछ ज्यादा लोग अप्रोच करते हैं तो उनको टाइम दे पाना मुश्किल होगा। ओके। आई थिंक सर्विसेज जो है फिर देन जो है वो पेड होंगी। ओके, ठीक है। आई थिंक दैट्स फेयर इनफ। अगर आप किसी को सर्विसेज देते हैं दैट्स फेयर इनफ कि आप एक उसका आपको कुछ आउटपुट मिल रहा है। बिल्कुल। बाकी जो बातें हैं, मेरा ख्याल काफी सारी बातें जो लोगों को नहीं जानते थे और यही सवालात होते हैं जो पूछना चाहते हैं, बिल्कुल। वो तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। सही। अगर कोई जानना चाहता है तो सर से बिल्कुल रब्ता कर सकता है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। सर इंशाल्लाह भरपूर गाइड करेंगे आपको। सर एक लास्ट मैसेज जो आप देना चाहें। मैसेज यही है जी कि जिंदगी में एक बार बाहर जरूर जाएं। अपने पाकिस्तान से, शहर से, मुल्क से बाहर निकलें। जिंदगी को देखने समझने के लिए यू हैव टू मूव आउट ऑफ योर हाउस, योर कंफर्ट जोन। निकलें और जिंदगी को समझने की कोशिश करें, प्रोफेशन में ग्रो करें, पर्सनल लाइफ में ग्रो करें, जिंदगी की हकीकतों को समझने की कोशिश करें। ठीक है। घूमें फिरें, एंजॉय करें और प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे बनाएं। चाहे वो बात के मसाइल अलग हैं कि आप वहां पे रुकें, बच्चों की तरबियत का मसला हो, कुछ मसला हो, आप रुकें या वापस आ जाएं, आपको बाहर जाके पढ़ना सीखना जरूर चाहिए। ठीक है। और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलकीन ताकीद भी है कि जाओ चाहे तुम्हें चीन ही क्यों ना जाना पड़े। बिल्कुल। तो जाएं, सीखें जरूर। मुसलमानों को तलकीन है कि सीखें, सीख के चाहे वापस आ जाएं और उससे फायदा उठाएं, या रहें, मुल्क को ज़रे मुबादला भेजें, कुछ भी करें, प्रोडक्टिव साबित हो इस मुल्क के लिए, अपने लिए। ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। आपका काफ़ी ज़्यादा हमने टाइम लिया, तो आपने काफ़ी ज़्यादा एक ब्रीफ मतलब एक्सप्लेन कर दिया कि आपने एक पूरा जैसे एक जाने का पूरा एक प्रोसेस बता दिया कि कैसे जा सकते हैं। जिस तरह सर ने आज बताया कि एक प्रॉपर वे से, जिस तरह के स्टेप्स से अप्लाई करने के स्टेप बताए सर ने, और अपनी प्रोफाइल को मेंटेन करने के स्टेप बताए। बिल्कुल आप हर चीज़ को अभी देखें कि कहा जाता है कि हम ज़्यादातर देखते हैं कि जीपी मैटर नहीं करता, और बाकी काफ़ी ज़्यादा हमें सुनने में आता है, लेकिन सर जिस तरह बता रहे हैं कि जीपी मैटर करता है। आपका 3 होना चाहिए, 3 से अबव होना चाहिए, तो आप तभी जो है ना बाहर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए आप सीखें, स्किल सीखें, मुख्तलिफ रिसर्च में इन हों, और ये नहीं कि आपने बस अपना स्टडी पे मतलब आप ज़्यादा बाहर देखें, खुद पे फोकस करें क्या क्या आप सीख सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट पॉडकास्ट में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।